सोना हिरनी। सोना की आज अचानक स्मृति होने का कारण है मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेंद्रनाथ बसु की पौत्री सुस्मिता ने लिखा है। गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल से संबद्ध रहने के कारण तथा बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकती है। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया कि अब हिरन नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह तब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के उपयुक्त सोना, सुवर्णा, सुवर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। उसका मुख इतना छोटा सा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फांदते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ आती और अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्रा हो। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया था, पर वहां गंदा न करने की आदत कुछ दिनों अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरे कमरे में पलंग के पास आ बैठती और सवेरा होने पर ही बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थियों के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कॉम्पाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती है। कोई छात्र हाथ मुंह धोती है, कोई बालों में कंघी करती है, कोई साड़ी बदलती है, कोई अपनी मेज की सफाई करती है, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सूखने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े होकर भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती है। कोई छात्र हाथ मुंह धोती है, कोई बालों में कंघी करती है, कोई साड़ी बदलती है, कोई अपनी मेज की सफाई करती है, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सूखने के लिए फैलाती है और कोई पूजा करती है। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध क्रम संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता था। कोई छात्र उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई गले में रिबन बांध देती और कोई पूजा के बताशे खिला देती। मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़ आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर कम खाद्य पदार्थ पसंद थे। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप चरती और कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी, यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटी खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। कुछ चावल, रोटी आदि उसका भी प्राप्य रहता था, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था।
वे सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। यह सर्कस जैसा खेल कभी कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटांगे में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भय होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार से कोड़े रहती थी और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती थी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों में ऐसी अनिर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूद देगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव ही नहीं था। लेखिका के प्रति सोना की स्नेह अभिव्यक्ति किसी भी परिस्थिति से अप्रभावित रहती थी। वे परिस्थितियां कौन सी होती होंगी? कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी की स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही सभी तौर दयनीय बनकर दुबक जाता है। पर हिरण यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका अपने पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आंखों में और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा। मानो पूछता हो, क्या यह उचित है? वह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति जताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। मेरी बिल्ली गोधुआली, कुत्ते हेमंत वसंत, कुतिया फ्रलोरा सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर हिरण शावक से सोना हिरनी में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर के रोए ताम्रवर्णी झलक देने लगे। टांगे अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बंकिम और लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता अधिकता दिखाई देने लगी। परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आंखों और दृष्टि में मिलती थी। आंखों के चारों ओर म्याची कज्जल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरन हो। संभवतः अब उसमें वन तथा स्वजाति का स्मृति संसार जागने लगा था। प्रायः सूने मैदान में वह गर्दन ऊंची करके किसी की आहट की प्रतीक्षा में खड़ी रहती। वासंती हवा बहने पर यह मूक प्रतीक्षा और अधिक मार्मिक हो उठती। शैशव के साथियों और उनकी उछल कूद से अब उसका पहले जैसा मनोरंजन नहीं होता था, अतः उसकी प्रतीक्षा के क्षण कुछ अधिक हो जाते थे। इसी बीच फ्रलोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन देखा फ्रलोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निशंमिचत लेटी है। पिल्ले आंख बंद रहने के कारण ची ची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्रलोरा हेमंत वसंत या गोधुआली को तो अपने बच्चों के पास भटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रवृत्ति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर
और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया, और मानो इस वृद्धि की उपलब्धि में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर पर आर पार चौकड़ी भरती रही। पर कुछ दिनों के उपरांत जब यह आनंदोत्सव पुराना पड़ गया, तब उसकी शब्दहीन, संज्ञाहीन प्रतीक्षा की स्तब्ध घड़ियां फिर लौट आईं। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्तिन, अनुरूप, नौकरद्ध आदि तो साथ जाने वाले थे ही। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना रह नहीं सकती थी। छात्रावास बंद था, अतः सोना के नित्य नैमित्तिक कार्यकलाप भी बंद हो गए थे। मेरी उपस्थिति का भी अभाव था, अतः उसके आनंदोल्लास के लिए भी अवकाश कम था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधुआली कूदकर कंधे पर आ बैठी। हेमंत वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर छलांग नहीं लगाती? सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंखें पांगेचने लगा और चपरासी, चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्रायः कॉम्पाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। सब उस सुनहरे रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जनसंकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। यह सुनकर मैंने निश्चय किया था कि हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से हिरन ही पालना पड़ रहा है।